एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, हम इसमें देखेंगे ये कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस है, कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 0 5। इसमें रोज़ कितने हैं, 2 रोज़ हैं, 2 3 ये फर्स्ट रो है और 0 5 ये सेकेंड रो है। और कॉलम्स कितने हैं, 2 है, 2 0 ये फर्स्ट कॉलम है, 3 5 ये सेकेंड कॉलम। ऑर्डर लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2, 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3। तो देखें नंबर्स और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें इसमें रोज़ की तादाद कितनी है, 1 2 3 और कॉलम्स की तादाद 3, 3 क्रॉस 3। numbers of rows and numbers of columns are equal, so C matrix is a square matrix. C matrix is a square matrix. नेक्स्ट हमारे पास भी है, देखें इसमें -5, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, देखें यहाँ पर एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो रोज़ की तादाद कितनी है, 1, कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, तो इसलिए बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है -1 and 7 मैट्रिक्स है। इसमें कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ है और कितने कॉलम्स है, 1 कॉलम। रोज़ की तादाद 2 है क्रॉस कॉलम्स की तादाद 1 है। इसके ऑर्डर में देखें तो नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम सेम नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 के सारे ऑप्शन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस गिवन है, इसके ऑर्डर लिखने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास देखें सबस्क्रिप्ट में पहले लिख लेते हैं। 2 रोज़ है और कितने कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स is 2/3। सेकेंड मैट्रिक्स है हमारे पास -4। इसका ऑर्डर देखें, इसमें एक ही रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज 1/1 कह सकते हैं, और हम
इसको 1 क्रॉस 1 भी कह सकते हैं। सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन की तरफ आते हैं। इसमें 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या है? सी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स इज 2/3। नेक्स्ट ऑप्शन है एफ। इसमें कितने रोज है? 1 2 3। 3 रोज है क्रॉस कॉलम। अब कॉलम की तादाद कितनी है? 1 2, 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स इज 3/2। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स है। इसमें कितने रोज हैं? 1, ओनली 1 रो है, तो 1 रो क्रॉस कितने कॉलम है? 1 2, 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स इज 1/2। नेक्स्ट डी ऑप्शन है। इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज है, 1 2 3। फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। कितने कॉलम्स हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। लिख लेते हैं ऑर्डर में, 3 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स इज 3/3। अब क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पर देखें एक मैट्रिक्स है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद है। अब इस एलिमेंट्स को किस तरह अगर हम अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम ये पढ़ चुके हैं लेक्चर में। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में A12, ये कौन सी एंट्री है? A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड एंड फोर्थ रो। फोर्थ रो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब यहाँ पर देखें A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट कौन से हैं? 2। इसका रिजल्ट होगा 2। अब सेकेंड ऑप्शन में देखें A23। A23 का मतलब है सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट। तो सेकेंड रो हमारे पास ये है, थर्ड एलिमेंट इसका 0 है। ठीक है, ये इसकी एंट्री A23 एंट्री क्या है? 0 के बराबर है। अब थर्ड ऑप्शन है A32। A32 का मतलब है थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट। थर्ड रो में सेकेंड एलिमेंट ये हमारे पास इक्वल है 1 के। ठीक है, नेक्स्ट 4 ऑप्शन है A43। 43 का मतलब है फोर्थ रो में थर्ड एलिमेंट। फोर्थ रो हमारे पास ये है और इसका थर्ड एलिमेंट है 6। तो ये 6 के इक्वल है। इसी तरह A13 का मतलब है फर्स्ट रो में थर्ड एंट्री। फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट ये है -4। A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड एलिमेंट। यहाँ पर थर्ड रो ये है 1 2 3, ये थर्ड रो है और थर्ड एलिमेंट इसके 5 है। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 1 3, बी 2 5 4 3, सी मैट्रिक्स
1 + 1, 3 + 2, 4, 2 + 1 एंड डी मैट्रिक्स इज दिस वन। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन से पहले हम इसके ऑर्डर लिख लेते हैं। ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, ये 2 × 2, ये भी 2 × 2। ऑर्डर सब मैट्रिसेस का सेम है। अब यहाँ पर देखें, इसके इनके फर्स्ट रो 2 5 है, इसकी भी 2 5, यहाँ पर भी 1 + 1 से 2 आ रहे हैं, ये 5 2 और 5 सारों मैट्रिसेस के तो रो सेम है, फर्स्ट रो सब में एक जैसे हैं। अब यहाँ पर देखें सेकेंड रो की तरफ आ जाए, सेकेंड रो की एंट्रीज़ के बारे में। फर्स्ट रो की एंट्रीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ चारों मैट्रिसेस में एक जैसे हैं। सेकेंड एंट्रीज़ के बारे में आते हैं, की तरफ आते हैं। अब ए मैट्रिक्स में सेकेंड में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ बी में देखे 4 है, तो ए बी इक्वल नहीं हो सकते। अब ए में फर्स्ट एंट्री 1, यहाँ पर 4, ये भी ए और सी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री चेंज है। यहाँ पर देखें, अब डी की तरफ आते हैं, फर्स्ट एंट्री 1, ठीक है, ये सेम है। सेकेंड रो में सेकेंड एंट्री 3 3 इक्वल है, और इनके फर्स्ट रो तो एक जैसी हैं। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग 4 + 1, 4 + 1 से ही 5 आ रहा है, तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिसेस ए और डी है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो यहाँ सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स, ठीक है। अब बिकॉज ऑर्डर and corresponding entries of matrix A and matrix B D are same। अब बी और सी मैट्रिसेस की तरफ आते हैं। फर्स्ट एंट्री दोनों का ऑर्डर 2 × 2 2 × 2 सेम है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 1 + 1 है, 1 + 1 से ही 2 आ रहा है, तो दोनों सेम। यहाँ पर सेकेंड एंट्री 5 है, यहाँ पर सेकेंड एंट्री 3 + 2 5 है, दोनों सेम है। यहाँ पर 4 है, तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 4 है, तो दोनों सेम है। इसी तरह 3 और 2 + 1 2 + 1 से भी 3 आ रहा है, इसलिए 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री भी एक 2 + 1 है, जिससे 3 आ रहे सेम है। तो हम कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी बिकॉज द ऑर्डर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स आर सेम। अब क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। लेट ए is a matrix and B is another matrix. For what values of U, V and W are A and B equal? दोनों मैट्रिसेस में U, V और W के क्या वैल्यू होगी जिसके बिना पर ये दोनों इक्वल होंगे? तो A मैट्रिक्स हमारे पास है 2 - 3 U 0, B is equal to V 3 5 W। यहाँ पर V का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2 है, तो V इक्वल होगा 2 के। यहाँ पर U का कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? U की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है, तो U बराबर होगा 5। अब W की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? O और 0, या 0 हो सकता है या O हो सकता है, तो W हमारे पास O के बराबर है, ठीक है। तो V की अगर 2 वैल्यू होगी, U की 5 होगी और W की O, तो इसके बिना पर A और B मैट्रिसेस दोनों बराबर होंगे। फॉर V is equal to 2
U is equal to 5, W is equal to O, where use the matrix A and matrix B are equal. क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं. इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड ज़ेड. अब दोनों मैट्रिसेस हमारे पास गिवन हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में हम देखेंगे कि जो रिक्वायर्ड है हमारे पास, रिक्वायर्ड क्या है, ए बी सी एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसमें हम इक्वेशंस बनाएंगे. इक्वेशन किस तरह बनेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में देखेंगे तो ये लेटर्स कहाँ पर मौजूद है, किस एंट्री में मौजूद है. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंट्री इसकी x+3 है, तो x+3 हमारे पास किसके इक्वल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है. ये इक्वेशन 1 भी आप कह सकते हो, इक्वेशन ए भी आप कह सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको नाम दे सकते हो. ठीक है. अब यहाँ सेकेंड एंट्री देखें z+4. z सेकेंड एंट्री किसके इक्वल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 6 है, तो z+4 इक्वल है 6 के. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गया. ठीक है. अब y, यहाँ पर थर्ड एंट्री की तरफ देखें तो यहाँ पर भी लेटर मौजूद है y, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है. यहाँ पर 2y-7, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 3y-2. 2y-7 इक्वल 3y-2, ये थर्ड इक्वेशन बन गया. ठीक है. अब ए बी सी एक्स वाई जी लेटर्स तो हो गए, इक्वेशंस बन गए. अब ए बी सी ढूंढेंगे इन एंट्रीज़ में कि कहाँ पर है. यहाँ पर देखें -6 है, यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर देखें यहाँ ए है, a-1, तो ये एंट्री, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कहाँ होगी, ये -3 है. ठीक है. तो a-1 इक्वल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के, जो -3 है. ये इक्वेशन 4 बन गया. अब b कहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर b है. ठीक है. b-3, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पर होगी. ठीक है. थर्ड रो में फर्स्ट एंट्री जो है, तो b-3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी है 2b+4. ये इक्वेशन 5 बन गया. ठीक है. अब C कहाँ पर है, C यहाँ इस मैट्रिक्स में नहीं है, तो इस मैट्रिक्स में ज़रूर होगा. इस मैट्रिक्स में रहकर यहाँ पर है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, ये 0 है. ठीक है. तो 2C+2 इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इसका 0 है. तो ये इक्वेशन 6 बन गए. अब इस इक्वेशन, इन जो इक्वेशंस बन गए हैं, इनको यूज़ करते हुए हम ए बी सी और एक्स वाई जी लेटर्स की वैल्यूज़ निकालेंगे. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन एम्प्लाइज दैट x+3 इज इक्वल टू 0. अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 3 को दूसरे साइड पर शिफ्ट करेंगे. शिफ्ट किस तरह करेंगे, या शिफ्ट करेंगे या ये +3 है तो -3 से ये ख़त्म हो जाएगा दोनों साइड पर, फिर 3 को माइनस करेंगे. वैसे ये शिफ्ट भी हो सकता है. ये 2 तरीके हैं इसके. ठीक है. x इज़ इक्वल टू 0 अपनी जगह पर लगेंगे, +3 है, +3 शिफ्ट करने से +3 इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 बन जाएगा. ठीक है. तो x इज़ इक्वल टू 0 से 3 हटाओ, 0 माइनस करो तो -3 ही आएगा. ठीक है. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3. अब सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं. सेकेंड इक्वेशन एम्प्लाइज दैट z+4 इज इक्वल टू 6. यहाँ पर देखें
z को हम अकेला करेंगे क्योंकि z की वैल्यू हमें चाहिए। तो हाँ, इसके साथ +4 है तो +4 को ख़त्म करेंगे। तो ये दोनों साइड पर माइनस भी कर सकते हैं हम, और या शिफ्ट भी कर सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 4। अगर +4 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि +4 -4 से कैंसिल होगा। अगर -4 होगा तो प्लस करेंगे फिर दोनों साइड पर, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर देखिए z +4 इसी तरह लिखेंगे, -4 6 -4, दोनों साइड पर हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखें +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, z अकेला हो गया है। 6 से 4 हटाओ, 6 से 4 माइनस करो तो 2 आएगा, ठीक है। z की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं। इक्वेशन 3 एम्प्लाइज दैट 2y - 7 = 3y - 2। ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन की तरफ देखें तो दोनों साइड पर वेरिएबल मौजूद है, तो वेरिएबल को वेरिएबल के तरफ शिफ्ट कर लेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 2y को हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे और -2 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर, ठीक है। ये तरीका है, मैं बता चुकी हूँ। और दूसरा तरीका प्लस और माइनस का भी है कि दोनों साइड पर या ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हम कर लेते हैं -7। 2 को इस तरफ शिफ्ट करना है तो -7 अपनी जगह लिखेंगे, -2 इस साइड पर आ जाएगा तो ये +2 बन जाएगा, इक्वल 3y अपनी जगह पर लिखेंगे। 2y दूसरी तरफ शिफ्ट करने से ये +2y है, इसके आगे माइनस नहीं है तो ये प्लस है, +2y है तो ये -2y बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें -7 + 2 प्लस माइनस का अमल करेंगे। 7 से 2 हटाओ तो 5 आएगा, -5 आएगा क्योंकि 7 ग्रेटर है और उसका साइन माइनस है, ठीक है। इस सिचुएशन में हम ग्रेटर डिजिट का साइन लगाते हैं, इक्वल, और यहाँ पर वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इस y का कोफिशिएंट 3 है। वेरिएबल किस तरह माइनस होते हैं, इसके कोफिशिएंट हम एक दूसरे से प्लस या माइनस करते हैं। तो 3 से 2 को हटाएंगे, 3 से 2 को माइनस कर लो तो 1 आएगा, 1y। इस 1 को आप लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही अगर कुछ ना लिखा हो, जस्ट y हो, तो हम कहते हैं कि इसका कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो इसका कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। अब हम इक्वेशन 4 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन 4 एम्प्लाइज दैट a - 1 = -3। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो a को अकेला करेंगे, -1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -3 -1 + 1 बन जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, 3 से 1 हटाओ 2 आएगा। यहाँ पर साइन माइनस लगेगा क्योंकि 3 ग्रेटर है, उसका साइन हम लगाएंगे, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है। इक्वेशन 5 है b - 3 = 2b + 4। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वही तरीका यूज़ करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखें 2b को हम इस साइड पर लाएंगे और -3 वहाँ राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो b अपनी जगह पर नीचे आ जाएगा, 2b प्लस है तो ये -2b बन जाएगा, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पर देखें 4 रह गया था, 4 लगाएंगे, -3 तो ये +3, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर लाने से ये +3 बन जाएगा। यहाँ पर देखें
अब मैं कह चुकी हूँ कि वेरिएबल के कोफिशिएंट हम एक दूसरे से प्लस या माइनस करते हैं, तो इस b के कोफिशिएंट कोई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हिडन 1 मौजूद है। 2 से 1 हटाओ तो 1 ही आएगा। b लगाएंगे, ठीक है, 1b लिख सकते हैं या सिर्फ b भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 ग्रेटर है तो माइनस b, ठीक है, इक्वल 4 + 3, 4 + 3, तो इससे हमारे पास 7 आएगा। अब माइनस b की वैल्यू आ गई है 7। यहाँ पर b को पॉजिटिव करेंगे तो माइनस बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे, ये माइनस कैंसिल, b की वैल्यू प्लस डिवाइडेड बाय माइनस से हमारे पास माइनस आता है, तो ये -7 आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 6 की तरफ आते हैं। इक्वेशन 6 implies that 2c + 2 = 0, 2c + 2 = 0। यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे तो पहले इस 2 को शिफ्ट करेंगे इस साइड पर, हमारे पास आएगा 2c = 0 + 2 -2 बन जाएगा, ठीक है। शिफ्ट करने से -2 साइन चेंज हो जाएगा। 2c = 0 -2 तो -2 आएगा इससे। अब 2c देखें, यहाँ c का कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट हमेशा डिवीजन से ख़त्म होता है। मल्टीप्लिकेशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट मौजूद होता है तो ये डिवीजन से ख़त्म होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं डिवाइडिंग 2 on both sides, 2c divided by 2 = -2 divided by 2। यहाँ 2 कैंसिल, c की वैल्यू आएगी 2 कैंसिल, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो -1, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब सारे वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो हम फाइंड कर चुके हैं रिज़ल्ट में। ये रिज़ल्ट हम लिख चुके हैं जो फाइंड किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 से रिलेटेड ABC XY Z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ABCD। यहाँ पर हम ABCD वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। इन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, चले लिख लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है A + B, B + 2C, 2C + D, 2A - D = -1 4 8 0। अब यहाँ पर देखें ABCD वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो जहाँ पर ये लेटर्स मौजूद हैं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें फर्स्ट एंट्री A + B है, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी -1 है, तो ये इसके इक्वल है, A + B इक्वल है -1 के, ये इक्वेशन 1 बन गया है, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखें, सेकेंड एंट्री की B + 2C पर इक्वल है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग के, तो हम लिख सकते हैं कि B + C = 4, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई है। और थर्ड एंट्री हमारे पास 2C + D इक्वल, थर्ड एंट्री हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स में 8 है, ये 3 इक्वेशन थर्ड। फोर्थ एंट्री हमारे पास है 2A - D, ये इक्वल है 0 के, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस बन गए हैं हमारे पास। अब इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम ABCD की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब देखते हैं इन इक्वेशन को, अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर ले तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। एडिंग इन इक्वेशंस को ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले तो
वैल्यूज़ निकल आएंगी इंशाल्लाह। एडिंग इक्वेशन 3 and equation 4. Equation 3 implies that 2c plus d equal 8 and equation 4 implies that 2a minus d equal 0. दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो सकते क्योंकि प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो रहे। अब यहाँ पर क्या रह गया है, तरतीब से लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8 प्लस 0 8 आएगा। ये अगला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन 4 तक बन चुके हैं, इक्वेशन 5 का हम नाम देंगे इसको। अब अगर हम इन इक्वेशंस की तरफ देखें तो इनमें से इक्वेशन 5 को किसी इक्वेशन के साथ ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले। अगर हम इक्वेशन 5 से इक्वेशन 2 माइनस कर ले, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 पहले लिखेंगे क्योंकि इससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 5 इम्प्लाइज दैट 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 हमारे पास है b प्लस लेटर्स के नीचे लेटर्स लिखेंगे, ठीक है। 2c इज इक्वल और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट इक्वल 4। जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। b प्लस है तो माइनस बन जाएगा, 2c माइनस बन जाएगा, 4 प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 2c कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो रह गया है लेटर्स वेरिएबल्स वो लिखेंगे। 2a माइनस b इक्वल 8 माइनस 4, इससे हमारे पास 4 आएगा। ये इक्वेशन बन गया है, इसको नाम देते हैं 6। ये इक्वेशन 6 बन गया, ठीक है। अब अगर हम देखें हमने यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को प्लस किया है, ठीक है, ऐड किया है। यहाँ पर हमने इक्वेशन 5 से इक्वेशन 2 माइनस किया है तो हमारे पास इक्वेशन बन गया है। अब देखते हैं इक्वेशन 6 को इन इक्वेशंस में किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले तो अगर वैल्यू a b c वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आई। चले देखते हैं, अगर हम इक्वेशन 6 और इक्वेशन 1 को ऐड कर लें तो वेरिएबल b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 6 and equation 1. Equation 6 implies that equation 6 implies that 2a minus b equal 4 और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 implies that इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी इक्वल माइनस a प्लस बी इक्वल माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ का वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है। 2 + 1 इससे 3a आएगा, प्लस बी और माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 1 माइनस कर लो तो 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 3a इक्वल आ रहा है 3 के। अब इसको
वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इसका कोफिशिएंट 3 है तो ये डिवीजन से ख़त्म होगा। बोथ साइड पर 3 को डिवाइड कर लेंगे, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई है। अब इंशाल्लाह दूसरे वेरिएबल्स जो रिक्वायर्ड है वो भी निकल आएंगे। ठीक है, वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी उनकी। a इज़ इक्वल टू 1 आ गया है। अब इन इक्वेशंस में हम देखेंगे कि अगर a की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर ले तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ सकती। अगर देखें इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू पुट कर लें तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 इम्प्लाइज स्टेट a प्लस b इज इक्वल टू -1। अगर हम इसमें a की वैल्यू पुट कर ले, पुटिंग a इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पर 1 आई थी। ठीक है, 1 इन इक्वेशन 1, देन वी गेट a की जगह हम इक्वेशन 1 हमारे पास है -1, a की जगह हम पुट करेंगे 1 को, प्लस b इज इक्वल टू -1। अब b को अकेला करेंगे तो यहाँ पर 1 को दूसरे साइड पर, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, +1 है तो यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, b इज इक्वल टू -1 अपनी जगह पर नीचे आएगा, और इस 1 को शिफ्ट करने से ये +1 था तो ये -1 बन जाएगा। b इज इक्वल टू -1 साइन सेम है तो एडिशन का ऑपरेशन होगा। ठीक है, और साइन वही लगेगा, 1 और 1 ऐड कर लो तो 2 आएगा और साइन वही माइनस लगेगा। b की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है -2। अब इन इक्वेशन में देखें कि b कहाँ पर है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी है b, तो a और b की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। अगर b की वैल्यू पुट कर ले तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो पुटिंग b in equation 2, equation 2 implies that b plus 2c equal 4। अब b की जगह b की वैल्यू पुट करें, b हमारे पास -2 है, -2 प्लस 2c इक्वल 4। यहाँ पर c वेरिएबल को बिल्कुल अकेला करेंगे, -2 को इस राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, या -2 है तो दोनों साइड पर आप 2 को प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर रह जाएगा 2c इक्वल 4, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये -2 प्लस 2 बन जाएगा। 2c इक्वल 4 प्लस 2, इससे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब 2c का कोफिशिएंट 2 है तो कोफिशिएंट हमेशा डिवीजन से ही ख़त्म होता है, या अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर हो वेरिएबल के साथ तो उसको डिवीजन से ख़त्म करते हैं हम। 2 को बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब इन इक्वेशन में देखें, a b c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, d यहाँ पर भी है और इस इक्वेशन में भी है। तो अगर 3 इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट कर लें, d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुटिंग c in equation 3, equation 3 implies that 2c plus d is equal 8। यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे, 2c की जगह हम 3 ब्रैकेट डाल लेंगे। ठीक है, प्लस d इक्वल 8। 2 और 3, 2c मल्टीप्लिकेशन, बीच में कुछ ना प्लस ना माइनस है तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, हमेशा कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में मौजूद होता है। ठीक है, 2 3 ज़ार 6 प्लस d इक्वल
8। अब डी को अकेला करेंगे तो 6 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर, डी इज़ इक्वल टू 8 अपनी जगह पर आ जाएगा, +6 था ये -6 बन जाएगा। 8 से 6 हटाओ तो हमारे पास क्या आएगा 2। डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब रिज़ल्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू फाइंड हो चुके हैं वो लिख लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू हमारे पास आई थी -2, सी हमारे पास 3 के इक्वल आया है और डी हमारे पास 2 के। ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1।